नाज़रीन वेलकम बैक। आपको अपडेट कर दूं कि नेशनल असम्बली में तो वोट डल ही चुके थे 340 वज़ीर आज़म समेत, लेकिन बाकी जगहों पे भी तकरीबन प्रोसेस जो है वो ख़त्म होने को है। सिंध में तकरीबन 167 से ज़्यादा वोट डल चुके हैं। बलूचिस्तान में प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कंप्लीट होने को है प्रोसेस। ये सूरत हाल है, यानी हमें तकरीबन हम इस प्रोसेस के मुकम्मल खात्मे की तरफ चल रहे हैं। इस वक्त अब मुझे इरशाद आरिफ साहब भी मेरे साथ हैं लाहौर से। स्टूडियोज़ में मेरे साथ जाफ़र इकबाल साहब भी हैं। सेनेटर सासी पलेजो साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी वीडियो लिंक से कराची से। शौकत यूसुफजई साहब मुझे ज्वाइन करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ के पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए। और डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब जो हैं मुझे लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आप लाइफ लॉन्ग एकेडमिक हैं। आपने पाकिस्तान और दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। आप कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर थे, डिपार्टमेंट को हेड करते रहे पाकिस्तान स्टडीज़ के। दुनिया के लेंस से आपने पाकिस्तान को देखा। आपके ज्वाइन करने से पहले हमारी डिबेट ये हो रही थी कि पाकिस्तान में जिसको भी सियासी जमातें चाहती हैं उसको सेनेट का दे देती हैं, उसको टिकट दे देती हैं। कोई यहाँ पे एक सेट प्री क्वालिफिकेशंस भी नहीं है कि सेनेटर्स के पास किस किस्म का कानूनी, लेजिस्लेटिव, टेक्निकल, मेडिकल, लीगल, फाइनेंशियल, मैनेजेरियल, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस लेकर आएँ कि उनकी उम्र कम से कम 40-45 बरस उनकी उम्र हो, उनका 20 बरस का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, उनकी कितनी एजुकेशन हो। अगर उन्होंने PhD नहीं किया हुआ तो कम से कम उन्होंने प्रॉपर मास्टर्स किया हुआ हो, कानून का एक्सपीरियंस हो, फाइनेंस का एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। या तो फिर डायरेक्ट इलेक्शन हो सेनेटर्स के, या प्री क्वालिफिकेशन बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? देखिए मोईद, आप भी उस ज़माने में कोलंबिया में थे, आपने भी दुनिया देखी है। सवाल तो आपने सख्त किए हैं। अगर मैं जवाब भी कोई ज़रा खोल के दूं तो आप नाराज़ ना होना कि ऐवान बाला जो इकाइयों की नुमाइंदगी करता है, मुझे जाली लगता है कि जो सवाल आपने उठाए हैं उनका जवाब नफ़ी में है। फैसला कौन करता है कि किसने सेनेट का उम्मीदवार पार्टी की तरफ से बनना है, और फिर ये पाबंदी है पार्टियों के लिए कि पार्टी के मेंबर्स के लिए कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें, बिके नहीं। और मैं भी इसके हक में हूँ कि बिके नहीं। तो जिसके नाम कुर्राए फाल जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब निकालेंगे वो आपका सेनेट का रुकन बन जाएगा। माजी में ऐसे लोग भी बनते रहे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरीके से उम्मीदवार कौन होगा किसी सियासी जमात का कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए, वहाँ पे ज़्यादा मुकाबला होता है। उसका फैसला भी एक शख्स, एक ख़ानदान, चंद फर्द करते हैं। तो ये प्रोसेस सारा जमहूरियत की रट तोते की तरह से लगाते हैं, लेकिन ये जमहूरी नहीं है। क्या उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका में सेनेट के इंतखाबात कैसे होते हैं? कि एक ज़माना गुजर गया है कि उन्होंने आइन में तब्दीली की। पहली बात तो यह है कि आपको पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए प्राइमरी इलेक्शंस के मराहिल से गुजरना होगा कि जिस स्टेट से, जिस हलके से, हर स्टेट्स के 2 ही हलके हैं, छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ से जो आपकी पार्टी के अरकान हैं वो आपकी अगर तायद करते हैं उम्मीदवार होने की तो उम्मीदवार बन सकते हैं। पार्टी का बासिस का उसके ऊपर कोई अख्तियार नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये इसीलिए ऐवान बाला तो है लेकिन बहुत नीचे चला गया है। इसकी कोई तौकीर अहमियत नहीं है, आइन में ज़रूर मौजूद है, स्टैंडर्ड नहीं है इसका कुछ भी। क्या बन सकता है? ठीक है। अच्छा, मुझे अभी तक पता नहीं कि क्या सेनेटर सासी पलेजो साहिबा ने और शौकत यूसुफजई साहब ने ज्वाइन कर लिया। मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत यूसुफजई साहब पेशावर से हैं, सेनेटर सासी पलेजो साहिबा हमें कराची से वीडियो लिंक के जरिए शायद ज्वाइन कर रही हैं। शौकत यूसुफजई साहब, मेरा सवाल ये था जिसका जवाब दे रहे थे प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब कि पाकिस्तान का जो ऐवान बाला है उसको देख के दिमागी तौर पे कोई ऐवान बाला लगता नहीं है। सेनेट का जो बेसिक बुनियादी इशू ये है कि वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा तजर्बाकार लोग, उम्र के लोग जो कुछ ना कुछ उनका एक्सपीरियंस हो, या वो कानून साजी का एक्सपीरियंस रखते हों, या उनका फाइनेंस और बिज़नेस का बहुत एक्सपीरियंस हो, या वो मेडिकल साइंस का एक्सपीरियंस रखते हों, ताकि उन्होंने पॉलिसी साजी की मॉनिटरिंग करनी है। उसके ऊपर वो ऐवान बाला है, वो एक अपर चैम्बर है। लेकिन पाकिस्तान का अपर चैम्बर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता, बिकॉज जिसको भी चाहते हैं उसको टिकट दे देते हैं। या तो कोई प्री क्वालिफिकेशन हो या डायरेक्ट इलेक्शन हो, जैसे कि रसूल बख्श रईस साहब ने कहा है कि अमेरिका में तो पहले प्राइमरीज से लोग इलेक्ट होकर आते हैं, फिर ही उनको सेनेट का टिकट मिलता है। क्या कहेंगे आप इस पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी हद तक इनकी बात दुरुस्त भी है और ये बदकिस्मती है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। और ये जो अगर हम सिर्फ एक काम कर लें कि जो इलेक्शन प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर उसको दुरुस्त कर लें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगी। अब इस वक्त आपने जो बात की, मैं बिल्कुल आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूं कि जो ऐवान बाला है, ऐवान बाला जो है वो मेरे ख्याल में, मैं भी यही सोचता हूं कि दिमाग वाले लोग जाना चाहिए वहाँ जाके। जो पॉलिसी साज जो फैसले होते हैं बड़े कानूनी हवाले से, बहुत वो एक अलग तर्ज के लोग होने चाहिए जो बड़े उससे मतलब हर फील्ड में उनका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। या जिसके पास पैसा होता है वो सेनेट का मेंबर बन जाता है। ये मैं देखिए, हमने बड़ी कोशिश की इस दफ़ा कि हम इस चीज़ को रोक सकें। हमने जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ, हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी कोशिश की। अपोजिशन से कहा कि आपके जो अददी अक्सरियत है, आपके उस अददी अक्सरियत की बुनियाद पे आप 2 सीटें आप ले लें, 10 हमें छोड़ दें, जो अददी अक्सरियत बताती है। लेकिन एंड में उन्होंने कहा कि जी, पहले तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात दुरुस्त है, हम आपस में कंसेंसस कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से नून लीग उसके आड़े आई और जो पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो इस कंसेंसस पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से हमें इलेक्शन प्रोसेस में जाना पड़ा। और आप देखें कि जिसके पास असम्बली के अंदर 7 मेंबरान हैं, वो कहता है कि जी मैंने तो इलेक्शन लड़ना है और अपना उम्मीदवार, ठीक है अच्छी बात है अगर वो उस तक अपने आप को महदूद रखे, लेकिन नहीं, सुबह शाम ये एक के पीछे हमला, दूसरे के पीछे हमला, बैग फिराओ, पैसे फिराओ, ये जो मंडियां लगती है ना, इसने मेरे ख्याल से बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि बेतौकीर करके रख दिया। आप यकीन करें, हमारे जहन में जब हम स्टूडेंट होते थे तो हमें सेनेट का जो वो था वो हमें ऐसा लगता था कि कहीं हम शायद इस तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि इसमें शायद वो लोग होंगे जो बड़े दिमाग और उसके लोग होंगे। लेकिन यहाँ तो आके अब पता चला हमें कि उसमें पैसे वाले लोग होते हैं। तो ये जो अब कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐवान बाला में करप्शन ज्यादा लोग बैठे होंगे तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मेरे ख्याल से अब सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। अब देखें जो 2 जमातें हैं, इन्होंने 2006 में मिसाल की जमहूरियत की। शौकत यूसुफ साहब थैंक यू, मेरे साथ रहे, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। साथ ही मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता हूँ कि अगर कोई रिजल्ट आ गया तो फिर ज़ाहिर हम कट करेंगे और रिजल्ट की तरफ चले जाएंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका क्या ख्याल है, मतलब क्यों नहीं इसे कहते हैं सेनेट ऐवान बाला लगना चाहिए? सेनेट में क्या है कि जो अमीर आदमी है वो सेनेट पे चला जाता है, पार्टी भी उसी को टिकट दे देते हैं, वो तो तजर्बा लेके आना चाहिए। यहाँ तो सेनेट बिल्कुल ही ऐवान बाला तो उल्टा है उसका। ये एक नुक्ता, और आपकी पार्टी वो बता रहे हैं सबसे बड़ी रुकावट उसके रास्ते। ये एक नुक्ता नज़र है। मैंने बतौर स्टेट मिनिस्टर 1 साल सर्व किया है सेनेट के अंदर और अपनी वजारत की नुमाइंदगी की है। अभी कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी नहीं मानी, वरना वहाँ पे भी पंजाब। मैं आता हूँ उस तरफ भी आता हूँ जी, मैं आता हूँ उस तरफ भी। तो मुझे तो हर हाल से वो ऐवान बाला लगा। रजा वाला सेनेट जी, जिसके अंदर मैं बतौर स्टेट मिनिस्टर, बिल्डिंग उसकी ऊंची लगी आपको? जी नहीं, बिल्डिंग तो वही है और सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बहुत सारे लोग आपको लगा कि लोग उसमें बड़े तजर्बा, बहुत सारे डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग उस ऊंची बिल्डिंग को नहीं मानते, लेकिन मैं मानने वाले में, मैं गरीब आदमी हूँ ना, आम आदमी हूँ, वोटर हूँ, सियासी कारकुन हूँ, झंडा उठाने वाला हूँ, नारा लगाने वाला हूँ, तो मैं झंडा ही उठाता हूँ। कई वज़रा कुछ और भी उठाते हैं, मैं नहीं, मैं झंडा उठाता हूँ। मुझे वो ऐवान बाला लगा। अगर उस ऐवान बाला के अंदर आपको चंद लोग ऐसे, मैं नहीं इनकार करता कि पैसे नहीं चलते या सेनेटर पैसे दे के नहीं बनते, लेकिन वो जो वाक़यातन वहाँ पे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सियासी कारकुन जो अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपको ये एनालिसिस लाइए ना, पेश कीजिए कि भाई सेनेट के अंदर ये चीज़ें हुई और ये कैसे हुई। रज़ा रवानी साहब ने इतने एहसन तरीके से चलाया, ठीक मिसाल कायम की, ना ताख़ीर होती थी, अच्छी डिस्कशन होती थी और बहुत सारे मामलात में उस सेनेट को उन्होंने एट द होल कमेटी बनाया और लोगों को बाहर से बुलाया कि आइए बैठिए। ठीक है, अब ये मामला है चलाने वाले पे। हाँ, लेकिन वो आप तो उसकी वर्किंग की बात करें, हम सिलेक्शन की सिलेक्शन की बेहतरीन लोग वहां बैठे हैं जी, दानश्वर हैं, गुफ्तगू करते हैं। हाँ, बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकला भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, उलमा भी हैं, टेक्नोक्रेट्स की सीटें, बेहतरी की जरूरत है, बिल्कुल एग्रीड। एक चीज का जवाब दे लूं, एक चीज, अददी अक्सरियत शौकत यूसुफ जई साहब ने बात की। देखिए, जहां ये बात कर रहे हैं कि जी हम नहीं माने वहां पे, तो बहुत सारी जगहों पे तो इन्होंने 2.5 साल जरूरत नहीं महसूस की कि कुछ हम मिल बैठे और मिल बैठ के इस मुल्क और सियासत को आगे चलाएं। वो सुन ली, आज जरूरत पड़ी और आज ये पांव पड़ते हैं। साहब ने आपकी बात सुन ली है। सेनेटर शशि पलेटो साहब, आप तो खुद भी सेनेटर हैं,
दो प्रपोजल्स यहाँ पे सामने हैं टेबल पे हमारे। एक तो यह है कि सेनेटर्स की क्वालिफिकेशन बड़ी टाइट होनी चाहिए, कि उनकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, उनका एकेडमिक, या तो वो एकेडमिक्स हों या फाइनेंस का एक्सपीरियंस रखते हों या कानून साजी का एक्सपीरियंस रखते हों या मेडिकल साइंस का, ताकि वो रहनुमाई कर सकें नेशनल असम्बली की, बिकॉज उनके तजर्बात जो हैं वो नेशनल असम्बली के मेम्बरान से ज़्यादा सुपीरियर होने चाहिए। वो ऐवान बाला है, वो अपर चेंबर है। और दूसरा फिर ये है कि सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शन हो जिस तरह से अमेरिका में होते हैं, और वो एक प्रोसेस के ज़रिए आएँ जहाँ प्राइमरीज के ज़रिए लोग उनको सेलेक्ट करते हैं, उनके पास लोगों का एहतमाद है, फिर उसके बाद पार्टीज उनको टिकट दें। आप कहाँ खड़ी हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं अपना जाती तजुर्बा आपको बताऊं, जब मुझे पार्टी ने हुक्म दिया कि आपको सेनेट में जाना है, सच्ची बात है उस वक्त मुझे यानी हुक्म दिया, हाँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश कभी भी सेनेट नहीं रहा, और इसी वजह से अब इस वक्त भी इस दफा भी मैंने अप्लाई नहीं किया। मुझे लगता था 60s के बाद आप, नहीं तो फिर आप सेनेट में क्यों हैं? मैं सियासी प्रोसेस में थी। जाहिर बात, मैं अपने इलेक्शन का रिजल्ट जो था 200-300 से मुझे हराया गया, वो लड़ रही थी, तो जाहिर बात है पार्टी ने एक एजाज दिया और एक बहुत कुछ सीखा। मैं जो बता रही हूँ, मैं भी पता नहीं अजीब से दिल सेवान में गई, तो सारे सीनियर थे मुझसे, लेकिन जब मैंने देखा ऊपर रजा रबानी साहब बैठे थे, नीचे एहसान जैसे मजे हुए शख्स, फरतुल्लाह बाबर साहब, ताज हैदर साहब, और ये बहुत वहां से भी राजा जफरुल साहब, तो सीखने को खास करे इस टेन्योर का मैं नहीं कहती, लेकिन वो 3 साल जो थे मेरे लिए पहले वाले, मैंने बहुत कुछ सीखा। और इससे पहले नैर बुखारी साहब तो स्टैंडर्ड हाई किया, और जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हम जाना शुरू किए, फिर मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की हेड भी बनी, चेयरपर्सन। तो जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गए, मैं यूएन गई, और वहाँ उसी हॉल में जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कभी स्पीच करती थी, वहां भी मुझे मौका मिला, और ये एक रेयर चीज थी और बड़ी एक यूनिक थी। तो लेकिन जब मुझे लगा, जब कंपेयर किया मैंने इसको स्टडी किया, कॉन्स्टिट्यूशन को, हिस्ट्री को, दूसरी चीजों, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड के वाले घर से ही आई हूँ, रेल जेल से निकले हुए हैं, इतना मुतहरिक तो नहीं लगा मुझे, लेकिन मुझे ये जरूर लगा कि जो स्टैंडर्ड है पीपल्स पार्टी के दौर में, इसको बढ़ाया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जिक्र होने लगा पाकिस्तानी सेनेट का, और जो कमेटी ऑफ होल जिसे जाफर साहब ने कहा, इसमें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेकर आपके जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जब आने लगे, एक कोऑर्डिनेशन और एक इंटरेक्टिव जो सेशंस होने लगे, तो मुझे लगा कि ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, जो डेलिब्रेशंस हो रही है, और लेजिस्लेशन हम जो कर रहे थे, उसका कुछ न कुछ फायदा हमें नजर आ रहा था। पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मुझे समझ आई कि सवाल ये था कि सेनेटर तजर्बा लेकर आए, आपने हमें ये समझाया और बताया कि आपको सेनेट में आके बहुत कुछ सीखने का और तजर्बा करने का मौका मिला है। हम तो ये चाह रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा तजर्बा लेकर आए सेनेट में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और साथ साथ हम रिजल्ट्स की तरफ भी चलते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। सेनेट इलेक्शन के हवाले से 92 न्यूज़ की ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है जो मज़ीद आधा घंटा चलेगी। अब तक की जो सूरत हाल हमें पता चल रही है कि वोटिंग का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और शायद अगले आधे घंटे में इसके नताइज जो हैं वो हमारे सामने आने लग जाएंगे। हम इस मौके पे अपने पैनलिस्ट से एक प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ है। इरशाद आरिफ साहब, अब तक आपकी क्या फीलिंग है कि अगले आधे घंटे 40 मिनट में क्या हक़ाइक़ या नताइज हमारे सामने आ सकेंगे? डॉक्टर साहब, मैं इस पर अर्ज़ करता हूँ, लेकिन मुझे इजाज़त दें, मैं सेनेट के हवाले से, जो आप किरदार के हवाले से और तरीक़ेकार जो इलेक्शन है बात कर रहे थे, मैं पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो ये सेनेट है, अभी तक मुझे इसकी कोई अफादियत नज़र नहीं आई। 1956 के आइन में और इससे पहले और 62 के आइन में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं थी। एक ऐवानी हमारी मुकन्ना थी और वो ठीक ठाक चल रही थी। 73 के आइन में यूनिकैमरल था, सिंगल चैम्बर था। जी हाँ, सिंगल चैम्बर था। 73 के आइन में इसको रखा गया, लेकिन इसको कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। बजट ये पास नहीं करता, कोई और काम ऐसा नहीं है जो इसके ज़िम्मे हो और इसने कारनामा अंजाम दिया हो। फिर इसकी अफादियत इस तरह हो सकती थी कि बेहतरीन लोग इलेक्ट हो के यहाँ आते, सियासी जमातें जो बेहतरीन दिमाग, जो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते या इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारा जो इलेक्टेबल्स का यहाँ सिस्टम है, उनको लाया जाता। ज़ियाउल हक ने एक कोशिश की जिसको नाकाम बना दिया गया। उसने कहा कि जो शख्स इलेक्शन हार जाएगा वो सेनेट का मेंबर मुंतखब नहीं हो सकता, और ये एक अच्छा फ़ैसला था कि एक आदमी को लाख लोगों ने अपने हलके में रिजेक्ट कर दिया है, 50,000 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आप उसको सेनेट में बिठा देते हैं। लेकिन यूँ ही सियासी हुकूमत आई 88 में, उन्होंने वो कानून, बल्कि 86 में ही जुनैद साहब ने वो कानून बदल दिया।
जो इसमें टेक्नोक्रेट की सीटें रखी गईं, जो वकील किसी लीडर का मुफ्त केस लड़ता है, जो सियासतदान ज़्यादा बोलने वाला बड़बोला होता है, इत्तेफाक करता है, उसको पकड़ के जनाब वाला यहाँ सेनेट में ला के बिठा दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि जनाब किस बेस पे आप इसको सेनेट का टिकट दे रहे हैं। अब मैं होता आपके सवाल की, मेरा ख्याल ये है कि मुझे सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में, ये शौकत यूसुफ साहब बेहतर बता सकते हैं, अगर कोई छोटा मोटा अपसेट हुआ तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है, और उसकी वजह शायद ये हो कि पार्टी के अंदर जो एक इख्तलाफ राय है लियाकत खटक साहब वगैरह का, वो कोई ऐसा हो जाए, वरना मुझे कहीं अपसेट नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल ये है कि हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे। सिंध बलूचिस्तान में भी जो पार्टी पोजीशन है उसी के मुताबिक रिज़ल्ट्स आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी तवक्को यही की जानी चाहिए कि वहाँ अपसेट अगर हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी पीपल्स जो तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप के अंदर इख्तलाफ राय है वही हो सकता है। इसके अलावा मुझे कोई अपसेट नज़र नहीं आ रहा। जी शौकत यूसुफ साहब, चूँकि आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ही एक अपसेट होता नज़र आता है। जनाब इरशाद आरिफ साहब। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अपसेट जो नज़र आ रहा है ना, वो इसलिए नज़र आ रहा है कि पीडीएम ने जो बड़ी मुश्किल से उनकी 2 सीटें आने वाली थी, उन्होंने 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो अब लग तो यही रहा है इंशाअल्लाह ताला कि उनके वोट डिवाइड होंगे, उसका फ़ायदा पीटीआई को होगा। हम 10 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि 11 सीटें हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस दफ़ा पीटीआई के जितने भी लोग थे उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में आके अपने पार्टी को वोट दिया। इस दफ़ा ना कोई ख़वातीन में, ना कोई मर्दों में, कोई किसी पे ऐसा कोई ना अल्लाह के फजल से कोई इल्ज़ाम है, ना कोई इस तरह नज़र आया है कि जी लेकिन वो ये तो खैर थोड़ी देर, लेकिन इरशाद आरिफ साहब तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ नाराज़ लोग हैं आपके यहाँ। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जो नाराज भी थे ना, लेकिन जो 2-3 दिनों से वो मुसलसल वज़ीर आला हाउस भी आए हैं और उन्होंने यकजहती का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जी हम नाराज अगर हैं तो ये नाराजगी ऐसी नहीं है कि हम पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम इमरान खान की लीडरशिप को मानते हैं, महमूद खान की लीडरशिप को मानते हैं। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है इस दफा बड़ी क्लियर रही हैं, और हम तो खुद हैरान हुए हैं कि वो लोग हमसे ज्यादा जो नाराज भी थे वो हमसे ज्यादा इसमें पेश रहे, और उन्होंने अपने जो उम्मीदवार थे उन्होंने बाई चॉइस उन्होंने कहा हम इसको वोट देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है। अब लियाकत खटक साहब हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा कि जी मैं शिबली को वोट देना चाहता हूँ, शिबली फराज साहब को। तो हमने शिबली फराज साहब के पैनल में डाल दिया। अब जाहिर है वो इतने वो हैं सीनियर बंदे, अगर उसके बाद वो इधर उधर करते हैं तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन जहां मुझे लगा आज क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी होती है ना, अपसेट होता, अब बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चल जाता है कि चौधरी जाफर इकबाल साहब बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी परेशान इस वक्त जो मैं आ रहा था वहां असेंबली से, तो जो परेशानी मुझे अपोजिशन के चेहरों पे लगी, जो उम्मीदवार थे जो वहां बैठे हुए थे वो कह रहे थे, अपने आप को कह रहे थे कि तुमने गलती की है, दूसरे कह तुमने गलती की है। ये जो चीज होती है इससे अंदाजा हो जाता है इंसान को। अच्छा जरा क्विकली सासी पलेजो साहब, आपको भी लग रहा है कि अपसेट नहीं होगा? इरशाद आरिफ साहब को लग रहा है कि डॉक्टर हफीज शेख जो है वो कामयाब हो जाएंगे, और अगर कोई अपसेट हो तो खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन यूसुफ ज़ई साहब का ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई अपसेट नहीं होगा। आपको क्या नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब बड़ी दिलचस्प बात है, जब हम सिंध में कहते हैं कि हम 10 सीट्स जीतेंगे तो सारे आईब्रोज रेज हो जाते हैं, और अभी शौकत साहब ने कहा कि हम जो है यानी वो 11 सीट्स जीत जाएंगे तो किसी को कोई हैरत नहीं होती। देखें सरप्राइज हम बिल्कुल देंगे और सिंध में भी देंगे, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि यहाँ भी कामयाबी मिलेगी इस्लामाबाद में। जी कोयटा से नाज़रीन एक आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर जो हैं, जिन्हें बाप की भी और पीटीआई की भी लगता है सपोर्ट हासिल थी, वो बहरहाल कोयटा से कामयाब हो गए हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर और टिकर में ये चीज़ आप इस वक्त देख भी सकते हैं। नताइज आना शुरू हो गए हैं, चंद ही अब मिनट रहते हैं कि नताइज आने लग जाएंगे हमारे सामने। इसी को डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आप नजूमी बन जाएं थोड़ी देर के लिए, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन? मैं यूसुफ ज़ई साहब को जवाब देना चाहूँगा। ये सब ने देखा कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफ है,
और इमरान खान साहब जो कौमी असम्बली में बहुत सारी मीटिंग्स में नहीं आना चाहते, 2-3 वो उनको आना पड़ा। ये एक वोट की ताकत और कुव्वत है, आके मिन्नत खौफ भी था, खौफ भी था। और फिर इन्होंने इनिशिएट किया पंजाब के अंदर भी, और चोई परवेज लाई साहब को बीच में डाला कि बिल लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेके आए, रेफरेंस लेके गए, सारा कुछ किया इनको अपने। और फिर जो वीडियो जारी की वो भी इन्हीं के अपने ही लोगों की थी, अपनी ही बनाई हुई थी, और पहले भी बड़ी मेहनत की, अपने पास मौजूद थी, पैसे दिए भी, पैसे लिए भी, वीडियो भी बनाई, नशर भी की, और फिर पाक साफ भी हैं। अच्छा, प्रेडिक्शन ये है मेरी डॉक्टर साहब के, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब कैंडिडेट बने हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी, लगता है वो कामयाब हो जाए? पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस नेचर के बंदे को जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैंडिडेचर खड़ा करे, तो वो पूरी पहले उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर भी हटाया, उनको सेक्रीफाइस कर दिया, आसिफ अली कर दिया ना, हटाया खुद हटाया ना, खुद फैसला किया। अब अगर ऐसे लाए कैंडिडेट, अगर सिर्फ ये होता कि हमने ये इलेक्शन हारना है, तो फिर बहुत सारे लोग की असम्पशन ये कि सोच समझ के लाए होंगे, सोच समझ के लाए। ये जो वीडियोस आई हैं हैदर गिलानी की, इससे नुकसान नहीं पहुंचा उनको? देखें, अगर जो इमरान खान साहब ने वीडियो जारी करवाई उससे अगर इमरान खान साहब को नुकसान नहीं पहुंचा कि असद कैसर साहब के घर पैसे दिए, परवेज खटक साहब ने कहा आइंदा आपने इलेक्शन लड़ने हैं और आपको ये काम, कैसर साहब के घर में पैसे दिए? हाँ, ये कौन सी वीडियो? ये एक MPA साहब इनके, उन्होंने जब पिछले इंतखाबात हुए थे, उन्होंने TV पे आके कहा था कि स्पीकर साहब के घर पैसे दिए गए, और खटक साहब ने कहा कि ये आपको पार्टी कैंडिडेट जो इन्होंने पुट किए थे सेनेट के लिए, उनके जरिए, ताकि आप इलेक्शन लड़ सकें। इसका जवाब ले ले, मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है, आप इलेक्शन आइंदा लड़ सकें। ये आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे कि असद खटक के घर में पैसे दिए गए, परवेज खटक एंड ऑल दैट? देखिए वो तो डिनाई कर चुके हैं, इस तरह की बात नहीं थी। अगर इस तरह होता तो ये तो अगर पहले बात आ जाती, जब पार्टी से निकाला नहीं, जब वीडियो नहीं सामने आए, उस वक्त अगर कहते तो फिर भी कोई बात बनती ना। जब आपने उनको पार्टी से निकाल दिया, फिर उसके बाद वीडियो आ गई, वो बंदा कोर्ट में गया हुआ है, ये इल्जाम लगाते हैं कि नहीं ये तो उन्होंने बनाई, तो ये कोर्ट में नहीं कहीं पे भी चले जाए, बेसिकली जो जहां से पैसे मिलते थे वहां से वीडियो बनाई गई, इसमें ना हमारा कोई था, कोर्ट में गया हुआ वीडियो बनाई है, और ये बिल्कुल गलत में डिनाई कर, वो कोर्ट में क्या, वो तो सामने नजर आती है, जहाँ वो मुझे कोई उसका जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है, कोई भी आके स्पीकर हाउस में बता दे कौन सी जगह है वो। इस तरह नहीं है, ये ड्रामे श्रामे जो होते रहते हैं, ये ड्रामे जो है मजीद काम नहीं आएंगे। इसकी नहीं बात कर रहा, ये इससे पहले का केस है, किसी और वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें हमें देखें इनके MPA साहब ने ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया कि जरूरत होनी चाहिए, महेश भाई जरूरत होनी चाहिए। ये जो जनरल इलेक्शन से पहले सेनेट इंतखाबात हुए थे, सर मेरी बात सुनिए, ये चेयरमैन सादिक सिंजानी साहब बने थे, तब KPK की बात है। अच्छा, मैं अर्ज करूं सर, मैं उस रसूल बख्श, मुझे तो सबसे कमजोर माली लिहाज पे मैं ही था। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आज आपने इलेक्शन लड़ना है। सबसे ज्यादा मुश्किल फैसला तो मेरे लिए था, क्योंकि मैं मेरे मुकाम के हल्के से खड़ा था। जी, एक और कामयाब उम्मीदवार हमारे सामने आ गए हैं, JUIF के अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो कामयाब हुए हैं। ये भी एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, नताइज हमारे सामने आने लग गए हैं। रसूल बख्श रईस साहब, अभी जाफर साहब ये कहते हैं, चौधरी साहब ये कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का कैंडिडेचर इतना बड़ा है कि हैदर गिलानी की जो वीडियोस और ऑडियोस कल रिलीज़ हुई हैं जहां वो वोट खरीदते नज़र आ रहे थे, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पीपल्स पार्टी ने जब खड़ा किया था उनको तो ज़ाहिर है बहुत सोच समझ के खड़ा किया। आपकी क्या असेसमेंट है स्टेज पे, और आधे घंटे में ये जो भी आप असेसमेंट देंगे आधे घंटे में उसका सच और झूठ साबित हो जाएगा, ये सही था या गलत था, तो क्या असेसमेंट आप? वो हमारे इलाके का एक अजान था, उसके पास बाल कटाने के लिए जाते थे, तो हम पूछते थे कि बाल कैसे हैं, कहते 1 मिनट में आपके सामने आ पड़े। तो ये भी 1 मिनट में आपको आधे घंटे के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मैं मलिक साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सोच समझ के इस मैदान में कदम रखा है, और यूसुफ रजा गिलानी को सोच समझ के लाए हैं कि उनकी अपनी एक वकार भी है। और अगर मुकाबला करें ज़ाती तौर पर, तो सियासत के मैदान में अपने तौर पर तो शेख साहब का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो अगर वो जीतेंगे तो जाहिर है कि इमरान खान साहब की वजह से जीतेंगे, तो इसीलिए वो लाए हैं कि वो जीत सकते हैं। अगर वो जीत गए तो फिर पाकिस्तान की सियासत का नक्शा मुकम्मल तौर पर हमें तब्दील होता हुआ नजर आएगा। ये बहुत बड़ी गैम्बलिंग है जो उन्होंने की है, लेकिन यानी 50-50 के बारे में आपने कहा है, आपको लगती नहीं, मेरा ख्याल ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब हार जाएंगे। पेशन कोई क्या आपकी?
पेशन गोई मैंने बता दिए। आपकी पेशन गोई ये है कि हार जाएंगे, आपकी है कि हार जाएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है नाजरीन। मैं एक दफ़ा ये ज़रूर आपको याद करवाऊं कि इस सेनेट के इलेक्शन में जो एक दिलचस्प मार्का है जहां से पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन को तय होनी है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस डॉक्टर हफीज़ शेख है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं, तमाम कंट्रोवर्सी के बाद वो सेनेट में आ जाते हैं, उसके बाद चेयरमैन सेनेट की रेस होगी, और अगर वो चेयरमैन सेनेट उनको जरदारी साहब सेलेक्ट करवाते हैं तो जरदारी साहब ये पैगाम दे सकेंगे कि उनकी पार्टी, उनका सिस्टम और अपोजिशन एसेंडेंट है, वो दोबारा से हावी होते नजर आएंगी, तो पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन बदल सकती है। यही वो एक चीज़ है जिसका अगले 30 मिनट में फैसला होना है। इरशाद आरिफ साहब, आपको अगर नजूमी बना दिया जाए चंद मिनट के लिए तो आप क्या बताएंगे हमें? नहीं, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ ना, मेरा नहीं ख्याल कि गिलानी साहब जीत सकते हैं। 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि गिलानी साहब जब नाअहल हुए थे तो वो नाअहली भी उनके साथ मौजूद है। लोग ये जानते हैं कि वो किस बुनियाद पर नाअहल हुए थे। उन्होंने बाकायदा अपनी लीडरशिप को आइन पर और कौमी मफाद पर तरजीह दी थी। वो पैसा जो रियासत का पैसा था वो बचाने के लिए, जरदारी साहब को बचाने के लिए, वो जो करप्शन थी, जो स्विस बैंक अकाउंट थे, उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा की कुर्बानी दी। बाद में जरदारी साहब वो पैसा ले गए। वो एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे जाफर इकबाल साहब। जी ज़रूर बिस्मिल्लाह। इरशाद आरिफ साहब जी, बतौर तालिब इल्म इस 2.5 साल में इमरान खान साहब ने उस पैसे को वापस लाने के लिए कितने केस किए? अब तो नहीं हो सकता। नहीं, अब कैसे हो सकता है? वो तो आपने, वो आपकी नैब ने, चौधरी कमरुज़्ज़मान ने वो केस वापस ले लिया। उसकी बात करें, अब नहीं हो सकता। वो उसका क्या, वो तो पैसा निकल चुका है वहाँ से। हुकूमत पाकिस्तान ने ले लिया। जब हुकूमत साहब के दौर में वो पैसा जब चला गया जरदारी के अकाउंट में, तो उसके बाद कैसे वापस ले सकते हैं, और किस तरीके से वो एक जो बंद केस हो चुका है उसको कैसे खोल सकते हैं? तो इसलिए ये बोझ भी गिलानी साहब पर मौजूद है और लोगों को इसका इल्म है। दूसरी बात ये है कि जो गैम्बलिंग हो रही थी वो इस बेस पे हो रही थी कि पंजाब में जरदारी साहब शब खून मारेंगे, पंजाब के एक इत्तेहादी को तोड़ेंगे, और पंजाब के इत्तेहादी को तोड़कर पहले वो वहाँ गिलानी साहब को कामयाब कराएंगे, बाद में फिर पंजाब में तब्दीली आएगी। तो मेरा ख्याल है वो जुआ जो था वो भी हार चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि गिलानी साहब वो भी नहीं हो सका। जी डॉक्टर साहब, मैं बात करना सेनेटर सासी पलेजो साहिबा जी, आपको नजूमी बना दिया है 3 मिनट के लिए। पहली बात ये कि मैं इनकी सारे गिलानी साहब के हवाले से बातों को रद्द करती हूँ। तनकीद भले हो, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो। मेरे ख्याल में वो मोहब्बे वतन इनसे ज्यादा कौन होगा, वो खड़े हैं। और ये हफीज शेख साहब तो आते हैं फिर जाते हैं, और गिलानी साहब की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। और मेरे ख्याल में सामने जो भी इनके हफीज शेख या कोई और भी होता हो तो उनके सामने ये है एक कदावर शख्सियत है, और उनकी जमहूरी कुव्वतें सारी खड़ी हैं उनके साथ। इतनी विक्टिमाइजेशन के बाद भी अपोजिशन खड़ी है, तो पीटीएम में एक स्ट्रेंथ है और अवाम के बलबूते पे हम हैं। तो यहाँ तक भी पहुंचे, तो ये एक बड़ा मौका है कि सारे कटहरे में खड़े हो हमारे लिए। तो आज भी वोट देने आए तो जेलों से आए, शहबाज शरीफ से लेकर, ये तो चले आपकी ओपिनियन है ना, तक ये ओपिनियन है, प्रेडिक्शन। तो इसमें हम सेनेटर साहब, ये तो आपकी ओपिनियन हो गई ना। प्रेडिक्शन अब आपकी क्या, चंद मिनट रह गए, प्रेडिक्शन आपकी क्या है? अभी तो आप नजूमी है थोड़ी देर के लिए, प्रेडिक्शन आपकी क्या है कि क्या हो गया है? मैं पुरुमीद हूँ कि इतने सारे फेजेस से गुजरते हुए यहाँ तक भी हम पहुंचे हैं, तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। नहीं, ये तो प्रेडिक्शन ना हुई ना, जिस तरह हमने कहा। गिलानी साहब वो हैं जिसके खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि उनको इज्जत से घर चले जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा था उनको इज्जत से घर चले जाना चाहिए। हमें काबिल कबूल नहीं है ऐसा वज़ीर आज़म जो डकैती कौमी हुई है उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो। पीटीएम ने एक जबरदस्त किस्म की जो है मेरे ख्याल में एक उम्मीदवार के तौर पर गिलानी साहब को लाए हैं, और इसमें मेरे ख्याल में हम इंशाल्लाह, और मैं प्रेडिक्शन भी यही करूंगी कि वो जीतेंगे। ठीक है मोइज़ भाई, मैं इसमें अर्ज़ करता हूं। अच्छा, आप ये प्रेडिक्शन करती हैं कि मैं जी मैं एक अर्ज़ करूं। मेरे ख्याल से ये जो जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं ना हम,
हमें थोड़ी सी जमहूरियत दिखानी भी चाहिए। ये जमहूरियत नहीं हो सकती कि आप करप्शन करें या करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दें और फिर हम कहें कि जी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। पता नहीं कौन सी कुर्बानियां हैं, आप इस पर भी फख्र करते हैं। मैं बात कर लूँ फिर आप करें ना, आप यही तो मसला है ना। आपको मेरी बात इतनी बुरी क्यों लगती है? अपने आजाद उम्मीदवार का वो भी तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए ना। मुझे हक है, सबको बोलने तो दे, मुझे बोलने तो देना। ये देखिए यही मसला है ना, ये सबको बोलने तो दे। जमहूरियत इसको कहते हैं। पहले जमहूरियत सीखे, रूल्स की वायलेशन आपने की, अभी भी उसकी पहले जमहूरियत सीखे प्लीज। साहिबा बोलने तो दे उस बेचारे को, अब बोलने नहीं देती। अच्छा ये जो है ना, ये चूंकि बदकिस्मती से जमहूरियत को हम समझे ही नहीं है। जमहूरियत को देखें, दूसरे के इख्तिलाफ राय भी सुनना पड़ता है। और आप सुने प्लीज। अच्छा आप में तो जमहूरियत खुलकर नजर आ रही है ना। आप तो जरा मेहरबानी करें, सुने दूसरे को, सुने राय का एहतराम करें। और हमारे कैंडिडेट्स में आप प्लीज आप मेरी बात सुन लें। फिर उसमें I wanted to obviously I disagree whatever you said, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं मेहरबानी करें, सुन तो लें, कंपैरिजन आप सुन तो लेना। 30 मिनट में फैसला हो जाएगा। आप इतने अंग्रेजी में एक मिनट तो दे रहे, एक मिनट सर बात मुकम्मल करें। मैं ये अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मोइज भाई, ये बात करने का आप भी चौके लगाते चले जा रहे हैं उनको प्लीज। हमने सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ी, हम खड़े मुकाबला कर रहे हैं। हमें आधी जंग तो हम जीत के पता है, हमें पता है आपकी जमहूरियत का करप्शन के सिवा क्या क्या है पीपल्स पार्टी ने। यही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मेहरबानी करें सुने, ये आप नहीं बोल रही, आपकी करप्शन बोल रही है। सभा को रोकें प्लीज। ये आपने जो सिस्टम से फायदा उठाया ना, आप इससे बोल रही हैं। आप इस पे कायम है, किसे कहते हैं। चले मोहित साहब किसी और को टाइम दे दें, मेरा टाइम किसी और को दे दें ताकि आपका प्रोग्राम खराब ना हो। बहुत सारे लोग पीटीआई में ऐसे हैं, वो आ जाएंगे जो उनके ममनून हैं और जो उनके मतलब पहले साथ रहे हैं, साथी रहे हैं। और हफीज शेख साहब सब कुछ बाहर सिवाय खुद मुल्क के अंदर हैं। और सेनेटर पलवेशा जो हैं वो भी जीत गई हैं, वो भी कामयाब हो गई हैं, वो भी रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ रहा है बहुत क्विकली। डॉक्टर रसूल बख्श साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत क्विकली? मैं ये कह रहा था कि ये जो तरीक़ाकार है कि किसी को आप बात ना करने दें, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ शशि पली जो हमारी बहन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यूसुफजई को बात करने का मौका मिलना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आप अपनी जमात का मौक़िफ़ सही है गलत है, आप कहाँ को पहुँचता है कि आप उनका दिफा करें। लेकिन हम तो एक आपसे चाह रहे थे कि आप एक पेशीन गोई करें। हम ये इसमें कोई शक नहीं है, मैंने तो तायद की है इस बात की कि यूसुफ गिलानी बेहतर उम्मीदवार हैं, लेकिन जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसके लिहाज से मेरी पेशीन गोई ये है कि वो हार जाएंगे। और इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करता। एक और बात करना चाहूँगा कि उन्होंने जब एक पैगाम दिया लोगों, उन्होंने कहा कि मेरा किरदार सब पाकिस्तानियों के सामने है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर सवालात तो बहुत बनते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बस अल्लाह इस कौम पर रहम करे कि कौन सा किरदार देख के लोग वोट देंगे। जो भी होगा अभी चंद मिनटों में या मेरे ख्याल में आधे घंटे में हमारे सामने आ जाए। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपने देखी, आज इतना ही। तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया।